नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं जिसने काफ़ी हलचल मचाई है। मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। हमारे पास इसका एक अच्छा खासा सारांश है और मैं पहले ही बता दूं, ये कोई आपकी आम सब चंगासी वाली सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका नजरिया काफी अलग है ना? ये लगातार पॉजिटिव रहने या मोटिवेशन ढूंढते रहने पर जोर बिल्कुल नहीं देती। हाँ। बल्कि ये पूछती है कि असल में जीवन को सार्थक, मीनिंगफुल क्या चीज बनाती है। तो आज हम इसी सारांश के जो मुख्य विचार हैं उन्हें खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतने लोगों को अपील क्यों कर रहे हैं। हाँ, और इसका जो कोर आइडिया है वो अपने आप में ही काफ़ी पावरफुल है। मैनसन कहते हैं कि हमारे पास ध्यान और ऊर्जा, जिसे वो थोड़ा बेबाकी से फक्स कहते हैं, हाँ, वो सीमित मात्रा में है। तो हमें बहुत सोच समझकर चुनना होगा कि हम इसे कहाँ लगा रहे हैं। ये मतलब उदासीनता या इनडिफरेंस की बात नहीं है। नहीं, ये चुनाव की बात है। हाँ, चुनाव की। सही कहा। हाँ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारी परवाह करने की जो क्षमता है वो एक कीमती चीज है, एक रिसोर्स है। तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। और शुरुआत ही एक तरह के झटके से होती है। किताब कहती है, हर समय सकारात्मक रहने की कोशिश करना बंद करो। ये तो सीधे उस सलाह के बिल्कुल खिलाफ है जो हमें शायद बचपन से मिलती आई है। बिल्कुल। चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये जो हमेशा खुश रहने वाला मिथक है, इसे चुनौती क्यों दी जा रही है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मैनसन का तर्क है, और काफी लॉजिकल भी है, कि लगातार खुशी का पीछा करना असल में हमें और दुखी कर सकता है। कैसे? क्योंकि देखिए, जीवन असल में उतार चढ़ाव से भरा है ना? जब हम ये उम्मीद पाल लेते हैं कि हमें हमेशा अच्छा ही महसूस करना चाहिए, और फिर जब बुरा महसूस करते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, तो हम खुद को एक तरह से फेलियर समझने लगते हैं। अच्छा। हम बुरा महसूस करने के लिए भी बुरा महसूस करने लगते हैं। ये उस चीज से जुड़ा है जिसे वो कहते हैं फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। मतलब बुरा लगने के बारे में और बुरा लगना। बिल्कुल, यही है वो नरक का फीडबैक लूप। हम एंजाइटी महसूस करते हैं और फिर इस बात पर एंजाइटी महसूस करते हैं कि हम एंजाइटी क्यों महसूस कर रहे हैं, या हम दुखी होते हैं और फिर गिल्ट महसूस करते हैं कि अरे मुझे दुखी नहीं होना चाहिए था, मुझे तो खुश रहना चाहिए था। मैनसन कहते हैं कि ये जो साइकिल है ये हमें फंसा लेती है। तो फिर इससे बाहर कैसे निकले? क्या हमें अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दबा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उल्टा। मैनसन का सुझाव है कि इस चक्र को तोड़ने का तरीका नेगेटिव फीलिंग से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। स्वीकार करना? हाँ, उन्हें महसूस करने की इजाजत देना। ये मानना कि भाई गुस्सा, दुख, चिंता ये सब जीवन का हिस्सा है और इनका शायद एक उद्देश्य भी होता है। ये हमें सिग्नल देते हैं कि कुछ गड़बड़ है या शायद कुछ बदलने की जरूरत है। मतलब ये नेगेटिव इमोशंस एक तरह के सिग्नल्स हैं? जैसे अलार्म। हाँ, आप कह सकते हैं। उन्हें एक्शन लेने के लिए कॉल की तरह देखा जा सकता है। मैनसन के मुताबिक सच्ची खुशी समस्याओं से भागने में नहीं मिलती, बल्कि उन्हें हल करने में मिलती है। और नेगेटिव भावनाएं अक्सर हमें ये बताती हैं कि कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। उन्हें स्वीकार करना इस प्रोसेस का पहला कदम है बस। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो अगर नेगेटिव भावनाओं को स्वीकार करना जरूरी है और खुशी हमेशा नहीं रह सकती, तो फिर खुशी का मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि जीवन में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही? मैनसन के नजरिए से देखें तो हाँ, जीवन में हमेशा दर्द, चुनौतियां, अनिश्चितता रहेगी। ये लाइफ का हिस्सा है ना? इसलिए ये सवाल पूछना कि मैं हर समय खुश कैसे रहूं, ये शायद सही सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर सही सवाल क्या होना चाहिए? सही सवाल है, मैं किन समस्याओं को हल करने के लिए तैयार हूं, या जैसा मैनसन कहते हैं, कौन सा दर्द सहने लायक है। अच्छा। क्योंकि कुछ समस्याएं और संघर्ष दूसरों से ज्यादा सार्थक होते हैं। सच्ची जो टिकाऊ खुशी होती है वो उन संघर्षों को चुनने और उनमें लगने से मिलती है जो हमारे गहरे मूल्यों, हमारी कोर वैल्यूज से मेल खाते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई नई स्किल सीखना मुश्किल हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, लेकिन अगर वो स्किल आपके लिए मायने रखती है तो उस प्रोसेस का जो दर्द है वो भी सार्थक लगता है ना। हाँ, सही बात है। या जैसे बच्चों की परवरिश करना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, नींद पूरी नहीं होती, चिंताएं होती हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स के लिए ये एक गहरा संतोष देने वाला संघर्ष है, क्योंकि ये उनके लिए अहम है, उनकी वैल्यूज से जुड़ा है। इसके उलट अगर आप ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो आपके लिए वाकई मायने नहीं रखती, तो उनसे जुड़ा दर्द सिर्फ खालीपन देगा।
ये बात समझ आती है, सार्थक संघर्ष चुनना। लेकिन अगला जो विचार है मैनसन का, वो थोड़ा कठोर लग सकता है। आप खास नहीं हैं। ये सुनने में थोड़ा चुभता है। इसका क्या मतलब है और ये सार्थक संघर्ष चुनने से कैसे जुड़ता है? हाँ, ये विचार पहली बार में थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है। ये सीधे तौर पर उस क्या कहते हैं एंटाइटलमेंट की भावना पर चोट करता है, जो आजकल की संस्कृति में काफी आम हो गई है। एंटाइटलमेंट मतलब ये सोचना कि हम सब अनोखे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और महान चीजें पाने के हकदार हैं, अक्सर बिना ज्यादा मेहनत किए ही। और इसमें क्या दिक्कत है? खुद को स्पेशल समझना तो अच्छा ही लगता है। दिक्कत तब आती है जब ये उम्मीदें असलियत से टकराती हैं। मैनसन का तर्क है कि ये सोचना कि हम बिना किसी वजह के खास हैं, हमें आलसी बना सकता है और निराशा की तरफ ले जा सकता है। जब हमें वो सब आसानी से नहीं मिलता जिसके हम खुद को हकदार समझते हैं, तो हम दुनिया को या दूसरों को दोष देने लगते हैं। अपनी साधारणता को स्वीकार करना मतलब ये मानना कि हम भी बाकी लोगों की तरह ही हैं, अपनी कमियों और खूबियों के साथ, ये असल में काफी लिबरेटिंग, मुक्तिदायक हो सकता है। मुक्तिदायक कैसे? साधारण होने में क्या आजादी है? देखिए, जब हम ये मान लेते हैं कि हम जन्म से ही सबसे बेहतर नहीं है, तो हम पर से वो प्रेशर हट जाता है कि हमें हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखना है या कुछ साबित करना है। अच्छा। हम फेल होने से कम डरते हैं। हाँ। हम सीखने और इम्प्रूव करने के लिए ज्यादा ओपन होते हैं। हाँ। हम बाहरी दिखावे के बजाय असल ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। और ये हमें वो संघर्ष चुनने की आज़ादी देता है जो वाकई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि वो जो हमें सिर्फ स्पेशल महसूस कराएं। हम रियलिस्टिक गोल सेट कर सकते हैं और छोटी छोटी जीतों को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो साधारणता स्वीकार करने से हमें ज्यादा रियलिस्टिक बनने में मदद मिलती है, और रियलिस्टिक बनकर हम बेहतर तरीके से चुन सकते हैं कि कौन से संघर्ष मायने रखते हैं। ये मुझे अगले पॉइंट पर लाता है, पीड़ा का मूल्य या वैल्यू ऑफ सफरिंग। अगर हम खास नहीं हैं तो हम अपने जीवन में वैल्यू कैसे लाते हैं? मैनसन पूछते हैं, आप किस चीज के लिए पीड़ित होने को तैयार हैं? हाँ, ये बिल्कुल वैल्यूज के चुनाव का सवाल है। हम अक्सर उन चीज़ों को महत्व देते हैं जो बाहरी होती हैं, सतही होती हैं, जैसे ज़्यादा पैसा कमाना, सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना, हमेशा अच्छा दिखना। मैनसन कहते हैं कि ये शायद गलत वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं या हमें सच्ची खुशी नहीं देती। तो सही वैल्यूज क्या हैं उनके हिसाब से? सही वैल्यूज़ वो हैं जो इंटरनल होती हैं, जिन्हें हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं और जो रियलिटी पर आधारित होती है, जैसे ईमानदारी, जिज्ञासा, जिम्मेदारी लेना, करुणा, क्रिएटिविटी, विनम्रता। जब हम इन वैल्यूज को चुनते हैं तो इनसे जुड़ी समस्याएं भी हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए अगर आपकी वैल्यू ईमानदारी है, तो सच बोलने में कभी-कभी मुश्किल हो सकती है। शायद किसी को नाराज करने का रिस्क उठाना पड़े। ये एक तरह का दर्द या पीड़ा है, लेकिन ये आपके चुने हुए मूल्य के अनुरूप है, इसलिए ये सार्थक है, मीनिंगफुल है। तो वैल्यू चुनना ही असल में ये चुनना है कि हम किस तरह की समस्याओं या पीड़ा का सामना करने को तैयार हैं। बिल्कुल, आप दर्द से बच नहीं सकते, लेकिन आप चुन सकते हैं कि कौन सा दर्द आपके लिए मायने रखता है, और ये चुनाव आपके वैल्यूज पर आधारित होना चाहिए। यहीं से जीवन को अर्थ मिलता है। और ये चुनने की बात, ये चॉइस वाली बात, सीधे अगले विचार से जुड़ती है, आप हमेशा चुन रहे हैं। यू आर ऑलवेज चूजिंग। इसका मतलब है कि हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है कि हम कैसे रिएक्ट करें। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मैनसन यहाँ पर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोष, फॉल्ट के बीच एक बहुत जरूरी फर्क करते हैं। अच्छा। हो सकता है कि आपके साथ जो हुआ वो आपकी गलती ना हो, जैसे आपकी नौकरी चली गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, वो आपकी फॉल्ट नहीं है। लेकिन आप उस सिचुएशन पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमेशा आपकी जिम्मेदारी है, आपकी चॉइस है। जी, आप इसे और साफ कर सकती हैं, जिम्मेदारी बनाम दोष? जरूर। मान लीजिए किसी के साथ रिलेशनशिप में धोखा होता है। धोखा होना उसकी गलती नहीं है, यानी फॉल्ट नहीं है, लेकिन अब वो इस पर कैसे रिएक्ट करता है या करती है। क्या वो कड़वाहट में डूब जाते हैं, बदला लेने की सोचते हैं, या वो इस अनुभव से सीख कर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, ये उनका चुनाव है, उनकी जिम्मेदारी है। मैनसन का तर्क है कि अपनी प्रतिक्रियाओं की ओनरशिप लेना ही पर्सनल पावर और फ्रीडम की शुरुआत है। हम हमेशा विक्टिम नहीं होते, हमारे पास हमेशा
चुनने की ताकत होती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना लगें। ये वाकई में एम्पावरिंग महसूस होता है। लेकिन फिर मैनसन एक और चैलेंजिंग बात कहते हैं, आप हर चीज के बारे में गलत हैं। यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। ये थोड़ा अजीब लगता है। ये मानने से कैसे मदद मिलती है कि हम गलत हो सकते हैं? ये असल में विनम्रता, ह्यूमिलिटी और सीखने की इच्छा पैदा करने के बारे में है। देखिए, हम इंसान हैं और हमारी समझ लिमिटेड है। हमारे विश्वास, हमारे विचार, दुनिया के बारे में हमारी धारणाएं, ये सब अधूरे हैं और बदल सकते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि हम हमेशा सही हैं और हमें सब कुछ पता है, तो हम नई जानकारी या अलग नजरियों के लिए खुद को बंद कर लेते हैं। हम सीखना और ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो ये निश्चितता या सर्टेनिटी के भ्रम को तोड़ने जैसा है। बिल्कुल। सर्टेनिटी अक्सर एरोगेंस से आती है। ये मानना कि हम गलत हो सकते हैं, हमें सवाल पूछने, अपनी मान्यताओं पर शक करने और दूसरों से सीखने के लिए खुला रखता है। ये हमें अपने विचारों को एक हाइपोथेसिस की तरह देखने में मदद करता है, जिसे सबूत मिलने पर बदला जा सकता है। इससे हम गलतियों को पर्सनल फेलियर की तरह नहीं देखते, बल्कि सीखने के मौके की तरह देखते हैं। और ये सीखने का मौका वाली बात शायद अगले पॉइंट से जुड़ी है। फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। तो क्या हमें फेलियर से डरने के बजाय उसे गले लगाना चाहिए? मैनसन तो यही कहते हैं। हमारी कल्चर अक्सर फेलियर को एक स्टिग्मा, एक कलंक मानती है, जिसे हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी जरूरी चीज बिना असफल हुए हासिल नहीं होती। चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो या कोई रिश्ता बनाना हो, गलतियां और असफलताएं उस प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा है। तो मतलब सिर्फ प्लानिंग करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए, एक्शन लिया जाए, भले ही उसमें फेल होने का रिस्क हो। हाँ, क्योंकि आप करके ही सीखते हैं। आप पहली कोशिश में सब कुछ परफेक्ट नहीं कर सकते। मैनसन मोटिवेशन के बारे में भी एक दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मोटिवेशन अक्सर एक्शन का रिजल्ट होता है, उसका कारण नहीं। अच्छा। मतलब कुछ करने के लिए मोटिवेटेड फील करने का इंतजार मत करो, बस कोई छोटा सा कदम उठाओ और वो एक्शन ही तुम्हें आगे बढ़ने का मोटिवेशन देगा। असफलता आपको बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा, ताकि आप एडजस्ट कर सकें और दोबारा कोशिश कर सकें। दर्द की तरह फेलियर भी एक फीडबैक ही है। ये बस करो वाला नजरिया है जो उस लिमिटेड एनर्जी वाले विचार से भी जुड़ता है। और शायद इसीलिए अगला पॉइंट आता है ना कहने का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। बिल्कुल, जैसा हमने शुरू में बात की थी, हमारे पास लिमिटेड फक्स या परवाह करने की क्षमता है। हम हर चीज, हर इंसान, हर मौके को हाँ नहीं कह सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी एनर्जी बिखेर देते हैं और किसी भी चीज पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते। तो ना कहना क्यों जरूरी है? ना कहना असल में उन चीजों को हाँ कहने का तरीका है जो वाकई में मायने रखती हैं। अच्छा। जब आप उन विकर्षणों, उन सतही लक्ष्यों, उन रिश्तों को ना कहते हैं जो आपकी वैल्यूज से मेल नहीं खाते या आपकी एनर्जी चूसते हैं, तो आप अपने टाइम और अटेंशन को उन चीजों के लिए फ्री करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सच्ची कमिटमेंट, चाहे वो किसी काम, किसी रिश्ते या किसी वैल्यू के प्रति हो, हमेशा सैक्रिफाइस मांगती है। आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है ताकि आप कुछ चुनी हुई चीजों पर फोकस कर सके। और मैनसन के अनुसार यही गहराई और सेटिस्फैक्शन लाता है, ना कि अंतहीन ऑप्शंस के पीछे भागना। ये फोकस और बाउंड्रीज सेट करने जैसा है, ताकि हम अपनी परवाह को सही जगह लगा सकें। और फिर हम आखिरी और शायद सबसे गंभीर सबक पर आते हैं, और फिर आप मर जाते हैं, एंड देन यू डाई। ये मॉर्टैलिटी का विचार कैसे मदद कर सकता है? ये तो थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, ये पहली बार में डरावना लग सकता है, लेकिन मैनसन इसे एक बहुत पावरफुल मोटिवेटर के रूप में देखते हैं। अपनी नश्वरता को याद रखना, ये जानना कि हमारा टाइम लिमिटेड है, हमें एक पर्सपेक्टिव देता है। ये हमें उन छोटी छोटी फालतू चीजों पर चिंता करना छोड़ने में मदद करता है जिन पर हम अक्सर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो ये हमें प्रायोरिटीज पर फोकस करने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। मौत का विचार हमें ये पूछने पर मजबूर करता है कि हम अपनी बची हुई जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। क्या चीज वाकई में महत्वपूर्ण है? क्या लेगेसी हम पीछे छोड़ना चाहते हैं? ये डरने की बात नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए एक कॉल टू एक्शन है। जब हम मौत की सच्चाई का सामना करते हैं तो हम ज्यादा साहस, क्लैरिटी और ग्रैटिट्यूड के साथ जी सकते हैं। हम आज को महत्व देना सीखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमेशा के लिए नहीं है। ये हमें उन वैल्यूज और संघर्षों को चुनने में मदद करता है जो हमारे जीवन को वाकई में अर्थ देते हैं।
ठीक है, तो हमने मैनसन के बहुत सारे विचारों पर बात की। पॉजिटिविटी को चैलेंज करना, फीडबैक लूप, प्रॉब्लम्स चुनना, साधारणता, वैल्यूज, जिम्मेदारी, गलत होना, फेलियर, ना कहना और मौत। अगर हम इन सबको एक साथ रखें तो इस सब का निचोड़ क्या है? कोर मैसेज क्या निकल कर आता है? मेरे ख्याल से कोर मैसेज ये है कि जीवन मुश्किल तो है और खुशी समस्याओं को हल करने से मिलती है, न कि उनसे भागने से। इसलिए हमें समझदारी से चुनना होगा कि हम किन समस्याओं को हल करना चाहते हैं, किन वैल्यूज के लिए स्ट्रगल करना चाहते हैं। ये उन चीजों पर अपनी कीमती एनर्जी और अटेंशन बर्बाद करना बंद करने के बारे में है जो असल में मायने नहीं रखती। तो जैसा कि टाइटल से शायद लगे, ये किसी चीज की परवाह ना करने या मतलब उदासीन होने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उदासीनता बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सेलेक्टिव फोकस है। ये कम चीजों की परवाह करने के बारे में है, लेकिन उन चीजों की गहराई से और बेहतर तरीके से परवाह करने के बारे में है जो वाकई में महत्वपूर्ण है, जो हमारी चुनी हुई वैल्यूज से मेल खाती है। सही है। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने के प्रेशर से आजाद होने और अपनी साधारण इम्परफेक्ट रियलिटी को स्वीकार करने के बारे में है। ये बाहरी चीजों पर ब्लेम डालने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। अंत में एक अच्छी जिंदगी शायद दर्द से मुक्त होने या हमेशा खुश दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि समझदारी से ये चुनने के बारे में है कि किसकी परवाह करनी है और बाकी सब कुछ जाने देना है। कम परवाह करें, लेकिन बेहतर तरीके से करें। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। पारंपरिक सेल्फ हेल्प से तो काफी अलग है। चलिए आज की इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले थोड़ा और सोच सकें। अगर ये सच है कि हम हमेशा अपनी प्रतिक्रिया चुन रहे हैं, यहाँ तक कि दर्दनाक अनुभवों के प्रति भी, तो क्या अपने अतीत की सबसे कठिन चुनौतियों या संघर्षों पर नजर डालने से ये पता चल सकता है कि हम अनजाने में ही किन मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व देते आए हैं? कौन से संघर्ष हैं जिन्होंने हमें वो इंसान बनाया है जो हम आज हैं, और वो हमारे गहरे मूल्यों के बारे में क्या बताते हैं? इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है।